हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, मतलब आपका इतिहास जो हो गया, पॉलिटिक्स हो गई और अर्थशास्त्र जो हो गया, उसका एजुकेशन से क्या संबंध है, क्योंकि यही आपकी एजुकेशन से जो हमारा सिलेबस दिया गया है नेट का, उसकी सेकेंड यूनिट है, जिसके अंतर्गत आपको कमिटीज एंड कमीशन पढ़ने हैं। पॉलिसीज और एजुकेशन यानी कि जो भी पॉलिसीज बनी है उसका संबंध क्या है शिक्षा के साथ में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का शिक्षा से क्या संबंध है, और इसके साथ साथ में पॉलिटिक्स यानी राजनीति का शिक्षा से क्या संबंध है। तो ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये यूनिट, क्योंकि यही एक टॉपिक जो है वो आपका फर्स्ट पेपर में भी है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसको बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बता रही हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि अभी अभी रिसेंटली आई थी, उस पर मैंने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने कंप्लीटली आपको समझाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो उसकी लिंक तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में भी दे रही हूँ, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और साथ ही साथ में आपको इसका क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, है ना। तो उस पे जाकर आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कमेटी एंड कमीशंस के पहले हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में जो शिक्षा का इतिहास है वो कब से माना जाता है। तो देखिए, भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम शिक्षा के इतिहास की बात करते हैं तो दो तरीके के आपकी एजुकेशन के स्ट्रीम्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और दूसरा हो जाता है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। अगर भारत में शिक्षा का विकास की बात करते हैं तो वैदिक काल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आता है आपका बौद्ध काल, फिर जैन एजुकेशन सिस्टम भी आता है, फिर मुगल कालीन एजुकेशन सिस्टम आता है, फिर उसके बाद में ब्रिटिश काल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आता है। तो आपको ब्रिटिश काल के कमीशन को पढ़ना है, उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे कमीशन है उसको पढ़ना है। तो एक बार हम बहुत ही स्पीड में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने काफी फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें पढ़ लिया था वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और उसके बाद जैन काल का शिक्षा। तो अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम कमीशंस और कमेटीज पर आएंगे, जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस है और आफ्टर इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो ये है वैदिक कालीन शिक्षा क्या पूरी व्यवस्था जो मैं आपको समझा रही हूँ। एंशियंट इंडिया मतलब कि पुराना भारत, प्राचीन भारत, उसमें वैदिक कालीन शिक्षा थी। मुख्य रूप से जो शिक्षा का सिस्टम था वो क्या था, दो भागों में विभाजित था। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर, और दूसरा था उच्च यानी कि हायर एजुकेशन। ठीक है, तो प्राथमिक एजुकेशन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था। सामान्य परिचय, बच्चे का सामान्य परिचय होगा, उसके बाद में उसकी प्रवेश विधि होगी, फिर उसके बाद उसका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी एजुकेशन स्टार्ट होगी। जब हायर एजुकेशन में चला जाता तो ये तीनों चीजें तो होती ही थी, ये तीनों चीजें होंगी ही। चौथे नंबर पे आ जाता था शिक्षण विधि, क्योंकि हायर एजुकेशन है तो शिक्षण विधि में परिवर्तन आ जाते हैं। शिक्षण विधि क्या होगी, कैसे होगी, परीक्षा कैसे होगी, अवलोकन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, ये देखा जाने लगा। शिक्षण संस्थाएं भी अलग अलग प्रकार से बनाई जाने लगी, है ना। तो ये हायर एजुकेशन के लिए हो गया। तो ये हो गया प्राथमिक, बच्चा जब छोटा है तो प्राथमिक शिक्षा कैसे होगी, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हायर एजुकेशन उसको कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद में आ जाता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको 10 भागों में विभाजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे ऐसी मतलब आप कहो कि बहुत बड़ा लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर आपके प्रश्न बनते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षण संस्था में टोल मतलब क्या होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षण संस्था होती थी जिसको टोल कहा जाता था, केवल जिसमें एक ही टीचर होता था। इसको नोट कर लेना, यहाँ पर केवल एक ही शिक्षक होता था, है ना। अब जैसे आज कॉन्सेप्ट होता है ना मदर टीचर का, जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चे को पढ़ाती है वो क्या होती है, केवल एक ही टीचर होती है जो कि सबको पढ़ाती है। तो प्राचीन भारत में इसमें एक ही टीचर होता था और एक ही टीचर सब कुछ सारे विषय पढ़ाता था, उसको कहा जाता था टोल। ठीक है, फिर दूसरा आता था चरण, दूसरा पार्ट आ जाता था चरण, जिसमें कि एक से अधिक शिक्षक होते थे और वो अपना शिक्षण की कार्य को आगे बढ़ाते थे। फिर आता था घटिका, जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर्स होते थे। फिर आती थी परिषद, उसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, उसी असेंडिंग ऑर्डर में इनकी जो कहना चाहिए स्तर है वो बढ़ता जा रहा है।
तो घटिका हो गई जिसमें दो या दो से अधिक टीचर हो गए, फिर परिषद हो गई जो उससे और बड़ा हो गया, फिर गुरुकुल आता है, गुरुकुल जिसमें कई सारे शिक्षण संस्थाएं एक साथ जुड़कर एक ही क्या बन जाती है, एक ही स्पेस में आ जाते हैं, तो वो आ जाता है गुरुकुल। फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा क्या, विद्यापीठ, विद्यापीठ से बड़ा हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय। अब विशिष्ट विद्यालय कहने का तात्पर्य है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर महारत हासिल करनी है तो उसके लिए विशिष्ट विद्यालयों की आवश्यकता होती है। फिर आता है महाविद्यालय, जब हायर एजुकेशन एक लिमिट की हो जाती है, फिर उससे भी ज्यादा हायर एजुकेशन चाहिए होती है तो महाविद्यालय, जो आज की तारीख में कॉलेज कहा जाता है। फिर ब्राह्मणी महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय में आ जाता है जो कि टीचर्स बनने चाहते थे और आगे जाकर इसी वे में आगे काम करना चाहते थे, वो ब्राह्मणी महाविद्यालय में चले जाते थे। और उससे ऊपर आ जाता है विश्वविद्यालय। आप समझे कि आज ही विश्वविद्यालय होते हैं, नहीं, प्राचीन समय से हमारे काफी ज्यादा समृद्ध विश्वविद्यालय थे, जिनमें से कुछ नाम हैं आपको याद होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये उसी समय के विश्वविद्यालय हैं जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ ऐसा है कि किस तरीके का उद्देश्य लेके ये शिक्षण संस्थाएं काम करती थी। तो देखिए, प्राचीन समय में एजुकेशन जो होता था वो धर्म से संबंधित होता था, धर्म से जुड़ा हुआ होता था। तो मेनली आपको धर्म की शिक्षा तो ही दी ही जाती थी, साथ ही साथ में अर्थशास्त्र की शिक्षा, राजनीति शास्त्र की शिक्षा, ये शिक्षाएं भी दी जाती थी, है ना। और उद्देश्य क्या होता था, ज्ञान एवं अनुभूति, ज्ञान और अनुभूति, नॉलेज तो देना ही है, साथ ही साथ में वो सारा नॉलेज आप किस तरह से ग्रहण कर सकते हो इसके बारे में भी बताया जाता था। ठीक है, उद्देश्य क्या होते थे, तो उद्देश्य में बात कर ली जाती थी व्यक्तित्व का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। फिर आता था नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक कुशलता की उन्नति। ठीक है, तो ये हो जाती थी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा, है ना। अब वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ और छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिसको हम यहाँ पर कोट कर लेते हैं कि क्या है, कि ये तो हो गई आपकी मेन जो शिक्षा की व्यवस्था है ना। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा भी होती थी। व्यवसायिक शिक्षा मतलब क्या, वोकेशनल एजुकेशन, जो आज की तारीख में कहा जाता है वोकेशनल एजुकेशन, और व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, अब ये शिक्षा कितने पार्ट में विभाजित थी, ये भी 3 पार्ट में विभाजित थी। फर्स्ट आ जाता है आपका सैनिक शिक्षा। देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे और जरूरी होता था कि उनको क्या करना पड़े, देश की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़े। चिकित्सा दूसरे नंबर पे आता था, चिकित्सा। फिर अगला होता था वाणिज्य। ठीक है, देखिए, सैनिक मतलब आपका जो आज की तारीख में मिलिट्री एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि सेना में किस तरीके से काम किया जाता है ना। चिकित्सा मतलब कि डॉक्टर्स से जो आपकी जो भी औषधि होती है उस पर काम करते हैं। वाणिज्य मतलब व्यापार। तो ये सारी चीजें किसमें आधारित थी, व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वैदिक कालीन शिक्षा में एजुकेशन स्टार्ट किया जाता था तो कौन सा संस्कार होता था, तो आपको नोट कर लेना है। वो संस्कार का नाम होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार आजकल भी होता है उपनयन संस्कार, बहुत सारी जगह पे आज भी होता है, अलग अलग नामों से उसे जानते हैं, जैसे जनेऊ कहना या फिर बरुआ कहना, इस तरीके से नामों से जाना जाता है। लेकिन फिर भी आज मॉडर्न युग में बहुत सारे लोग इसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये जो है आजकल एक स्पेसिफिक वर्ण विशेष पर आधारित हो गया है कि ये तो सिर्फ उनका ही होता नहीं, ये हमारी संस्कृति में सभी बच्चों का होता था, चाहे वो किसी भी तरह के हो, किसी भी क्षेत्र जाति संप्रदाय से आधारित हो, सभी का उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि इसे विद्या आरंभ करने का संस्कार भी कहा जाता था। तो इसे कहा जाता है उपनयन संस्कार, जिसके बाद में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार का आरंभ ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, इसके बाद में कुछ और संस्कार हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, उसको याद रखिए। फर्स्ट हो गया उपनयन,
जिसमें विद्या आरंभ होती है, फिर होता है समावर्तन। समावर्तन जब बच्चा घर वापस लौट कर आ जाता है, ठीक है। अध्ययन की अवधि, अवधि अवधि मतलब टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड होता था। तो अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी। अब आज की तारीख में जैसा नहीं कि जिंदगी में पढ़ रहे हैं, पता पड़ा कुछ हो रहा नहीं है। 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक जो अध्ययन करते थे उनको डिग्रियां मिलती थी। तो सबसे पहली डिग्री मिलती थी क्या? स्नातक। स्नातक, फिर आती थी बसु, फिर रुद्र, फिर आदित्य, आदित्य, ठीक है। तो ये नोट के करके रखना। उपनयन संस्कार से शिक्षा शुरू होती थी और समावर्तन से बच्चा घर वापस लौट आता था, अपने दूसरे कामों को करने के लिए वो फ्री हो जाता था। घर लौटना इसको कहा जाता है, समावर्तन को। फिर आ जाता था कि अवधि कितनी होती है, तो मेनली 12 वर्ष होती थी। एक साधारणतः देखा जाए तो 12 वर्ष में बच्चे की शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद में 12 वर्ष, इसके बाद में 24 वर्ष, 36 वर्ष और 48 वर्ष तक भी बच्चा पढ़ता था। जो स्टूडेंट होते थे तो स्नातक तो हो जाते थे इनिशियली, उसके बाद अगर पढ़ते थे तो वसु की उपाधि, रुद्र की उपाधि, आदित्य की उपाधि मिलती थी। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इन्हीं जो हम पढ़ते हैं इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और क्या है इसकी शिक्षा की विशेषताएं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा है कि जो ये शिक्षा थी वो प्रकृति से जोड़ने वाली शिक्षा थी। मतलब प्रकृति के अंदर ही आपको बैठना है, प्रकृति में ही शिक्षा लेनी है, ठीक है। और कहीं बाहर कोई कहना चाहिए क्या, इसी वजह से गुरुकुल का निर्माण ऐसी जगह पे किया जाता था जो कि प्रकृति के नजदीक हो, रिहायशी इलाकों से दूर हो, जहां बच्चा जो है वो पूर्णतः पढ़ाई में रम सके और पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगा सके। इसके अलावा क्या है, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली जो थी उसमें क्या था, धर्मनिरपेक्ष विषयों की इसकी जो कमियां निकालती जाती है। तो लोक भाषाओं का अभाव, क्योंकि मेन भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी, उसमें ही शिक्षा दी जाती थी। मेन धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा की जाती थी, जनसाधारण की उपेक्षा की जाती थी, क्योंकि गुरुकुल में केवल राजे महाराजे जो होते थे, जो शिक्षण के लिए भेजते थे, उनके लिए शिक्षा उपलब्ध होती थी। जो नहीं भेजता था उनकी शिक्षा नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी जाए और पढ़ने लगे, हालांकि ये चीजें बाद में हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फिर क्या था, सांसारिक जीवन की उपेक्षा की जाती थी, हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा की बात की जाती थी। मतलब ये बात स्टीरियोटाइप बना दिया गया था कि जो पढ़ता लिखता है वो ये सारे काम नहीं करता, यानी कि हस्तशिल्प का काम नहीं करता है और दूसरे छोटे मोटे काम नहीं करता है ना। नवीन धर्मों का आविर्भाव था, क्योंकि उस वक्त केवल एक ही धर्म की बात की जाती थी। अनुशासन काफी स्ट्रिक्ट होता था, क्योंकि गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में गुरु की ही चलती थी। स्टूडेंट्स का जो पोर्शन था वो सेकेंडरी माना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की ये वैदिक कालीन शिक्षा थी। मेन याद रखने वाली बात क्या है, जो मैंने आपको बताया, शिक्षण संस्थाओं के नेम कौन कौन से हैं, टोल से लेकर विश्वविद्यालय तक, और साथ साथ में व्यवसायिक शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षा होती है। तो सैनिक, चिकित्सा, वाणिज्य, जब विद्या आरंभ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपनयन। और जब विद्या कंप्लीट होती है उसके बाद बच्चा घर आ जाता है उसको समावर्तन। अवधि मेनली 12 वर्ष है, जिसमें स्नातक की उपाधि मिलती है, उसके बाद में 24, 36, 48 जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य की उपाधि मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब हम अभी बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में और समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातें, जिससे रिवाइज हो जाए, है ना। बाकी तो मैं बौद्ध कालीन को अच्छे से ही पढ़ा चुकी हूँ, बौद्ध कालीन शिक्षा को, ठीक है। चलिए, बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में देखिए, मैं बौद्ध काल के बारे में बहुत अच्छे से आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लियर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कहेंगे तो मैं खुद लिंक आपको शेयर कर दूंगी आपके, आप अगर मेरे ग्रुप में शामिल है तो, या टेलीग्राम में शामिल है तो, है ना।
तो इसको आप देख सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, तो आप उसको देख लीजिए। अभी मैं वापस से रिवाइज करूंगी, समय जाएगा इस वजह से हमें, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसमें देखेंगे, है ना। तो जो मेन मेन पार्ट है उसको हम नोट कर लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा, तो देखिए बुद्ध जो महात्मा जी हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, उनका अवतरण माना जाता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बुद्ध काल का टाइम माना जाता है कि भारत में बुद्ध काल जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ईस्वी रहेगा, है ना, गलत लिख दिया मैंने। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका बुद्धकालीन जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है ना। 1200 ईसा पूर्व तो 500 से पहले की बात हो गई। चलिए, हो जाता है कभी कभी गलत। तो टाइम पीरियड हो गया 563 ईसा पूर्व से, तो महात्मा बुद्ध का अवतरण का हो गया। फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक इसका समय हो जाता है। प्रथम उपदेश कब दिया था, क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। टाइम पीरियड के बारे में प्रश्न आता है। प्रथम उपदेश कब दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। बनारस से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ एक जगह है, वहां पर पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। एक और क्वेश्चन आता है, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, उसको बोध गया कहा जाता है, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वट वृक्ष के नीचे। शिक्षा देखी जाए तो 3 भागों में विभाजित होती है शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा किसको कहते हैं, प्राथमिक और उच्च को तो समझ गए, जिसमें उन्हें आगे जाकर भिक्षु बनने की प्रेरणा मिलती थी, जिसकी वजह से वो आगे जाके टीचिंग कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भिक्षु जो शिक्षा है एक तरीके से उच्चतर शिक्षा मानी जाती थी, ठीक है। शिक्षक को क्या कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था बौद्ध काल में। और जैसे वैदिक काल में आपका उपनयन संस्कार से शिक्षा आरंभ होती थी, वैसे ही पवज्जा संस्कार से शिक्षा आरंभ होती थी बौद्ध काल में, ठीक है। पवज्जा का अर्थ क्या होता था, पवज्जा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता था उसको मैं आपको बता दूं। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, ठीक है। बाहर जाने में बच्चे क्या करते थे कि अपना घर परिवार छोड़कर मठ जाते थे। जैसे वहां पर हम गुरुकुल कहते थे, यहाँ पर जहाँ शिक्षा प्राप्त होती थी उसे मठ कहा जाता था, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 प्रकार के वाक्य जो थे वो इनके मुख्य वाक्य माने जाते थे, है ना। मठों की जो दिनचर्या होती थी वो काफी कठोर होती थी, अनुशासन का, बहुत कठिन अनुशासन का पालन करना पड़ता था बच्चों को, है ना। इसके अलावा जो मेनली हमें समझने की बात है, याद रखने की बात है, मुख्य विश्वविद्यालय कौन कौन से थे बौद्ध काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में बिहार पटना में स्थित है। पटना नगर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि है। यहाँ प्रथम बिहार का निर्माण बौद्ध के धर्मावलंबी अशोक ने करवाया था, ठीक है। ये नोट कर लेना, अशोक ने करवाया था। किसने, कहाँ पर करवाया था, बिहार से पटना से लगभग 75 किलोमीटर दूर, 3री शताब्दी में करवाया था, ठीक है। 3री शताब्दी में बुद्ध ने इसका करवाया था, ठीक है। यह शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ। गुप्त वंश में 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक वैदिक धर्मावलंबियों सम्राटों ने इसके विकास में भी योगदान दिया, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट विश्वविद्यालय जो है वो क्या है, बल्लभी विश्वविद्यालय भी बौद्ध विश्वविद्यालय में आता है। बल्लभी नगर भारत के पश्चिम में गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट में स्थित है। 4ठी शताब्दी में मैत्रिक नरेशों की राजधानी थी और वहां पर इसका निर्माण कराया गया था। नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कंपटीशन का जमाना उधर भी था उस समय। नालंदा आपका हो गया पूर्व में, तो पश्चिम में भी होना चाहिए उसके टक्कर का कोई, तो बल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण करा दिया गया था। नोटिस में आपको याद क्या रखना है कि नालंदा हो गया आपका बिहार में और बल्लभी कहाँ हो गया, गुजरात, ठीक है। बाकी इसका जो और डिटेल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, टेलीग्राम पे अभी कर दूंगी, क्योंकि इस बुक से जिसे मैं बता रही हूँ इसी का मैं आपको प्रिंट दे दूंगी, है ना। तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट विश्वविद्यालय आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह विश्वविद्यालय मगध के गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच में करवाया था। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है ना। तो ये था आपका बौद्धिक काल का जो मेन काम है वो। अब यहाँ पर एक चीज है जो देख लेते हैं हम, जो विषय पाठ्य विषय हैं वो किस प्रकार से विभाजित किए गए थे। तो पहली बात ये थी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, और दूसरी बात ये है कि लौकिक शिक्षा दी जाती थी, मतलब आपके लौकिक शिक्षा। तो इनका डिवीजन कैसे था वो जरा हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो विषय जो है वो आपको नोट कर लेना है, कौन से विषय थे। तो देखिए, विषय हो गए, ये हो गया आपका धार्मिक शिक्षा, धार्मिक, और दूसरा हो गया क्या? लौकिक। ठीक है, पहले धार्मिक शिक्षा में क्या आता था? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। यहाँ पर वो अपने धर्म के बारे में भी समझाते सिखाते पढ़ाते थे, और साथ ही साथ में वैदिक धर्म के बारे में भी बताते थे। ठीक, अब लौकिक शिक्षा में कौन कौन सी आपके सब्जेक्ट थे? तो क्या था? संस्कृत और पाली। पाली विश्व भाषा जो थी वो उस वक्त की मेन भाषा थी। फिर आता है साहित्य, फिर आता है तीसरा व्याकरण, फिर आता है आपका दर्शन, और इसके बाद दर्शन के बाद आता है, अगला नंबर आएगा ज्योतिष व अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये था विषय का डिस्ट्रीब्यूशन, धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, जिसमें धार्मिक में बौद्ध धर्म की शिक्षा, वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा में संस्कृत और पाली जो भाषाएं होती थी मुख्यतः उनको समझाया जाता था। साहित्य मतलब जो लिटरेचर होता है उसको पढ़ाया सिखाया जाता था। व्याकरण बहुत जरूरी होती, क्योंकि भाषा है तो व्याकरण होगी। फिर आता है दर्शन यानी कि फिलोसफी, फिर ज्योतिष और अर्थशास्त्र। कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्योतिष पूर्णतः गणित का सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर जो भी गणनाएं की जाती हैं वो गणनाएं एस्ट्रोनॉमी यानी कि आपके जो सूर्य, चंद्र और बाकी जो प्लैनेट्स है ना, ये किस हिसाब से चलते हैं, कैसे कैसे उनकी अपना पूरा एक राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, प्रदक्षिणा होती है उसके हिसाब से इसकी गणना की जाती है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट होती है। इसलिए जो भी लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं वो गलत है। हाँ, एक बात जरूर है कि लोग इसका जैसे जो भी होता है ना शिक्षा, तो अगर आपके पास में एक्चुअल नॉलेज हो तो वो शिक्षा उत्तम होती है, बहुत ही सही होती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है इतना सा और उसके बाद आपको उससे इतना सारा फायदा उठाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें बहुत सारा नमक मिर्च मसाला जोड़ेंगे जो कि अननेसेसरी होगा, और उस विषय का जो मेन तत्व है वो खत्म हो जाएगा और न जाने क्या सामने आएगा। फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो सत्य नहीं होता है, घटनाएं सिद्ध नहीं होती, इस वजह से फिर वो गलत होने लगता है ना। इसलिए क्योंकि अर्ध जो ज्ञान होता है वो अज्ञान से भी खतरनाक होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई। चलो, अर्थशास्त्र की भी बातें ये लोग करते थे, यानी कि अपने सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, परीक्षाएं कैसे होती थी? प्राय प्रमाण पत्र दिए जाते थे, मौखिक परीक्षाएं होती थी, हजारों छात्र थे वो पढ़ाई करते थे, अनुशासन बहुत कड़क होता था, है ना। तो इस तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा हुआ करती थी। तो हमें अभी प्राचीन कालीन शिक्षा में दो काल और पढ़ने हैं। दो काल मैं बताऊं तो आपको मध्यकालीन पढ़ना है, मध्यकालीन शिक्षा को पढ़ना है, जिसमें मुस्लिम काल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मेन अपने एजुकेशन में, जो कि बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन से आते हैं, जो कि आता है ब्रिटिश काल, जिसमें से बहुत सारे आपको कमीशन भी पढ़ने। हंटर कमीशन हो गया, मैकाले का कमीशन हो गया। मैकाले और हंटर एक ऐसी दो
घटनाएं हुई हैं भारतवर्ष में, जिससे संबंधित हर एक परीक्षा में जो शिक्षा से संबंधित होती है उसमें पेपर में प्रश्न होता है। ठीक है, तो कल हम लोग पहले करेंगे मध्यकालीन शिक्षा और उसके बाद फिर ब्रिटिश काल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो जाते जाते लाइक कर देना। और मैं लिंक आपको जरूर शेयर कर रही हूँ यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा का, वैदिककालीन शिक्षा का, उसको जरूर देख लेना ताकि बौद्ध काल से संबंधित हर चीज आपको पता हो जाए। एक बार सुन लोगे ना तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देख लेना। और टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, और जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया है इसको मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगी ताकि आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये फिनिश करते हैं आज की क्लास को यहीं पर, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, समय कम है इसलिए लगातार स्टडी करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। और कुछ अभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपने पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मेरा भी भला हो जाएगा, है ना। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।